हालांकि क्विंट हिंदी, क्विंट इंग्लिश और ब्लूमबर्ग क्विंट पे हमारे शो का नाम राजपथ है, लेकिन अब पूरा हिंदुस्तान चुनाव की वजह से जनपथ पर आ गया है। और जनपथ की आवाज़ के एक बहुत बड़े हमारे नेता हैं जो बीजेपी के इस वक्त सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में हैं, नितिन गडकरी जी। हम उनसे बात करेंगे चुनाव अनाउंस ठीक होने के बाद, जब अब पूरा चेस गेम सेट हो गया है तो पॉलिटिक्स और चुनाव में आगे क्या नज़र आता है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। गडकरी जी उन नेताओं में से हैं जो बहुत बोल्ड हैं, डिसाइसिव हैं, लेकिन कंसेंसस बिल्डर भी हैं। गडकरी जी उन थोड़े से नेताओं में हैं जो कि किसी भी विरोधी पार्टी को अपना दुश्मन नहीं मानते बल्कि कॉम्पिटिटर मानते हैं। आजकल का जो पॉलिटिकल कल्चर है उसमें गडकरी जी को इस तरह की कई क्वालिटी और नेताओं से बिल्कुल अलग करती है। सर, मैंने आपकी तारीफ में कोई गलत बात तो नहीं बोली? नहीं, ऐसी कोई बात। तो अब तो यही है कि चुनाव के मैदान में हैं। आप लोगों ने 2014 में हमसे ये कहा था कि 5 साल जब हो तो हमसे हिसाब मांगिएगा हमारे पूरे कामकाज का। वो हिसाब हम आपसे जाहिर है कि लेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन आप लोगों का मुद्दा नंबर 1 क्या है? किस मुद्दे को लेकर आप लोग चुनाव में जा रहे हैं? देखिए, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। देश धनवान है पर जनता गरीब है, और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी लेने के बाद हमने सबसे पहले ये तय किया कि हमारे देश की गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी से देश को कैसे मुक्ति दिलाई जाए। और इसका सबसे बड़ा कारण था कि 47 के बाद लगातार आज तक के समय में करीब 65-70 साल कांग्रेस पार्टी को राज करने का मौका मिला। बाय एंड लार्ज कांग्रेस की नीतियाँ चली, पर आर्थिक क्षेत्र पर वो नीतियाँ विफल हुई। और आज देश ऐसी इकोनॉमिक सोच को पसंद करता है कि जो रोजगार निर्माण करेगी, गरीबी दूर करेगी और विशेष रूप से हमारे देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाकर दुनिया की सुपर इकोनॉमिक पावर बनाएगी। और मेरा विश्वास है कि इस 5 साल में हमने जो जो काम किए हैं गाँव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करने वाले, उस कामों के परिणाम बहुत अच्छे मिले हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 50 साल में जो नहीं हुआ वो काम 5 साल में हमने गरीबों के लिए, देश के लिए आर्थिक नीति के आधार पर किए हैं, और उसके परिणाम अब देश को देखने के लिए मिल रहे हैं। बिल्कुल सर, आपने बहुत सही चीज़ें गिनवाई हैं जिसके आधार पर आप लगता है कि आपको वोट मांगना चाहिए। लेकिन अभी तो आप और आपके सारे सहयोगी राष्ट्रीय सुरक्षा को नंबर 1 विषय बता रहे हैं। बड़ा अच्छा हुआ कि आपने तो उसका जिक्र नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा भी देखिए महत्वपूर्ण है और सर्वोपरि है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी ये हमारे लिए बहुत बड़ी कटिबद्धता है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि विशेष रूप से हमारे देश में पाकिस्तान ने 3 बार लड़ाई हारने के बाद उनको एक बात समझ में आई कि हम लोग डायरेक्ट लड़ाई में हिंदुस्तान को नहीं हरा सकते। तो पाकिस्तान ने हमारे साथ एक प्रॉक्सी वॉर शुरू की है, और वो प्रॉक्सी वॉर का अर्थ यही है कि उन्होंने आतंकवादी और आतंकवादी संगठनों को हिंदुस्तान में एक प्रकार से एक्सपोर्ट करने की नीति अपनाई है। और उसी के कारण हमारी इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों भी बहुत बड़े प्रमाण पर आज हमारे लिए प्रायोरिटी का विषय है। पर पहली बार हमारे सरकार ने हिम्मत दिखाई है कि आज तक हमारी सरकारें हिम्मत नहीं दिखाती थी, हादसे बहुत हुए, और हमने जाकर इसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, ताकि आतंकवादियों को और आतंकवादियों के आकाओं को ये पता चल गया है कि अगर इसी प्रकार से काम करेंगे तो हमारी खैर नहीं। और उन्हें पाकिस्तान को भी एक प्रकार से कहा, हम लोग शांतिप्रिय देश है, पर शांति वही प्रस्तापित कर सकते वो सबल है। दुर्बल व्यक्ति ने शांति पर कितने भी प्रवचन किए तो कोई शांति प्रस्तापित नहीं होगी। और इसलिए हम लोग बिल्कुल शांति चाहते हैं, पर अगर इस प्रकार से आतंकवादियों को अगर हमारे देश में भेजकर हमारे देश में निरपराध लोगों की हत्याएं करना और इस प्रकार से आतंकवाद को प्रोत्साहित करने के बाद अगर पाकिस्तान करेगा, तो हम आतंकवादियों के जो अड्डे पाकिस्तान में हैं उसका हमने जिस प्रकार से जवाब दिया है वैसे ही जवाब भारत सरकार देगी। ये हमारी मोदी जी के नेतृत्व में जो नीति रही है, इसका निश्चित रूप से दुनिया में हमारी बातों को लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, रिस्पेक्ट किया। पाकिस्तान आइसोलेट हुआ है, और इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बातों पर हमने जो कठोर नीति अपनाई है, जनता ने भी उसको पसंद किया है।
लेकिन इसका जो पॉलिटिसाइजेशन हुआ है, ये चिंता की बात नहीं है क्या कि हम लोग इस विषय में फौज को एग्जीक्यूटिव जिस तरीके से इस्तेमाल करे, पॉलिटिक्स को जिस तरह से मिलिटराइज कर दे, उससे बचा जा सकता था। और चुनाव आयोग ने एहतियातन बोला भी है कि ये सब बंद करिए। देखिए, पहली बात तो इसी, अब आपने मुझे सवाल पूछा, मैंने पहले अपने भाषण में इसका उल्लेख नहीं किया तो आपने कहा आपने उल्लेख नहीं किया। फिर आपने मुझे पूछा, सवाल पूछा, तो सवाल पूछेंगे तो जवाब देना पड़ेगा। पर मैं आपके बात से सहमत हूँ और मैं सभी राजनीतिक पार्टी और नेताओं को इस बात के लिए आह्वान करूँगा कि पाकिस्तान जिस भाषा में बोलता है उस भाषा में आप मत बोलिए, पॉलिटिक्स मत करिए। और हम लोग, मैं भारतीय जनता पार्टी के रूप में आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम इन विषयों को पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहते और हम ये चाहते कि ये विषय कोई राजनीति का विषय नहीं, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हमारे देश की सुरक्षा को लेकर, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बातों को लेकर हम सब लोगों ने एक होकर उसका सामना करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और पाकिस्तान और बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तब उस समय अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी ने क्या भूमिका ली? उस समय हमने भूमिका उनके समर्थन के लिए। मुझे लगता है जब चाइना की वॉर हुई तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की नीतियों के प्रति कुछ भी विरोध होता, फिर भी सब लोग उनके साथ खड़े रहे। मुझे लगता है हमारे देश की ये राष्ट्रीय परंपरा रही है कि देश की सुरक्षा जब अड़चन में आती है तो जात, पंथ, धर्म, भाषा और राजनीति और पार्टी छोड़कर हम सब लोगों ने देश के पीछे खड़े रहना चाहिए और उस समय जो भी देश का नेता है उसके साथ खड़े रहना चाहिए। यही देश की जनता की भी अपेक्षा है और यही भूमिका हमारी पार्टी की है। मेरे ख्याल से बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं और ये सचमुच बहुत सीखने वाली बात है कि जैसे ही मैंने आपसे पूछा आप क्या मुद्दा लेके जाएंगे तो आपने अपनी तरफ से इसका जिक्र नहीं किया। लेकिन पुलवामा के बाद, बालाकोट के बाद जितनी ज़्यादा तेज़ी से आपकी पार्टी और उसके नेताओं ने जो बातें कही, उसमें उनको भी थोड़ा सा धीरज रखना था। वहाँ भी गलती हुई है या दरअसल ये प्लान का पार्ट है कि चूंकि हम प्रॉमिस और परफॉर्मेंस के आधार पर वोट मांगने जाएंगे तो दिक्कत है, तो ऐसे में डर, आतंक, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा एक अच्छे कवच के रूप में काम आता है। सर, दुनिया के इतिहास में बहुत सारे उदाहरण हैं कि ऐसा होता है ठीक चुनाव के पहले। देखिए, हमारी पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। मैं भी अध्यक्ष था, उस समय भी ये अड़चन थी। छोटे मोटे लोग कुछ भी टीवी पर कहीं जाके बोल देते थे। जो 100 लोग अच्छा बोलते थे वो नहीं आता था, जो एक आदमी गलत बोल देता था फिर उस बातों की चर्चा होती थी। और मीडिया का काम ही यही है कि गलत बोलेगा तो उसी पे चर्चा करेंगे, आपका भी दोष नहीं है। पर पार्टी में मेरा आपसे सुझाव है, पार्टी के जैसे राजनाथ सिंह पूर्व अध्यक्ष है, मैं पूर्व अध्यक्ष था, अभी अमित शाह जी अध्यक्ष है, अरुण जेटली है, सुषमा जी है, या कल जाकर अगर मोदी जी है, हम में से कोई प्रमुख नेता अगर कुछ बोलता है तो बात अलग है। आप क्या करते, कोई तो भी जिले में एक आदमी कुछ बोलता है और उसकी बातों को लेकर एकदम उसको सीरियस लेके। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन यहाँ पर तो कितने मारे ये संख्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपके वरिष्ठ मंत्रियों ने दी है। ये सवाल देश का कोई आदमी पूछ ही नहीं रहा था कि कितने मारे। देखिए, जब ये घटना हुई तो लोगों के मन में उत्सुकता थी। जो जिस प्रकार से हमने अटैक किया है, मैंने सुना उसकी वीडियो फिल्म भी होती है, स्वाभाविक रूप से वो हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री में होगी। और जब लोगों ने ये सवाल किए क्या हुआ, कैसा हुआ, सच हुआ कि नहीं हुआ, तो जब चर्चाएं होती है तो लोग फिर उसके जवाब देने में शुरुआत होती है। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी फ्रॉम कोर ऑफ हार्ट, हम नहीं चाहते कि इस विषय का राजनीतिकरण हो, ना इसका कोई श्रेय लेने की हम कोशिश करें, ना हम लोग इस विषय पर सभी पार्टियां मिलकर एक भूमिका ले आतंकवाद के विरोध में। ये अलग रखें, बाकी राजनीति करनी है वो करिए। और हम लोग पूरी तरह से इस विचार से कमिटमेंट हमारी है, कटिबद्धता है और मैं यही चाहता हूँ कि हम लोग इसकी राजनीति ना करें, हम ना करना चाहते हैं। बिल्कुल सर, चूंकि ये विषय ऐसा है कि इसमें इमोशन और एक्साइटमेंट है, ऐसे में जिन विषयों का आपने जिक्र किया, जवान का, किसान का, रोजगार का, तरक्की का, उसमें आप लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड अगर सचमुच ठंडे दिमाग से उस पर डेटा देखें तो पता लगता है कि निराशा बहुत है। उदाहरण के लिए किसानों का डिस्ट्रेस बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। अब ये डेली हेडलाइन नहीं बन सकता क्योंकि इसमें वो मास अपील नहीं है हेडलाइन में, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा में वो मास अपील है। या बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। जीडीपी का नए मेजरमेंट से डेटा जो दिखता है वो बताता है कि दरअसल ग्रोथ बहुत कमज़ोर सा है, ठीक ठाक सा है।
और सरकार के खर्चे पर ग्रोथ, ये बड़ी गलत थ्योरी है। आप तो इसके बिलीवर हैं। ऐसे में आपको लगता नहीं कि दरअसल जिस विकास और तेज तरक्की का वादा आपकी पार्टी ने किया था, उसमें मैं अगर लिबरल हूं तो कहूंगा 50% से कम डिलीवरी हुई है? देखिए, आपने 4 प्रमुख मुद्दे उठाए और चारों भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ऐसे कि किसानों की स्थिति जो है निश्चित रूप से आज आह्वानात्मक है। हमारे देश में अब हम ग्लोबल इकोनॉमी में चल रहे हैं। शुगर का भाव, चीनी का भाव ब्राज़ील तय करता है। वहाँ 20 रुपये किलो चीनी का भाव है और हमारे देश में हम 34 रुपये किलो चीनी का भाव पकड़कर गन्ने को, किसानों को पैसा दे रहे हैं। पल्सेस सरप्लस, व्हीट सरप्लस, राइस सरप्लस, चीनी सरप्लस। प्रोडक्शन ज़्यादा है और डिमांड कम है और स्वाभाविक रूप से वर्ल्ड की मार्केट में, ग्लोबल इकोनॉमी में अब रेट तय करना हमारे हाथ में नहीं है। किसी भी पार्टी की सरकार है, अगर ब्राज़ील में चीनी सस्ती है तो यहाँ हम लोग रेट ज़्यादा नहीं दे सकते और इसलिए हमने एग्रीकल्चर में कुछ निर्णय किए। पहली बात तो ऐसी है कि मैं वाटर रिसोर्सेज का मंत्री हूँ। पहली बार हमने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना और अलग अलग प्रकार की योजना पकड़, कम से कम जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है 99, वो पहली बार देश के इतिहास में हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग किया। 25% हमने गारंटीड एड दिए और 75% नाबार्ड से दिए हैं। करीब 1,88,00,000 हेक्टेयर ज़मीन पानी के नीचे आएगी और कैनाल बनाने के बजाय पाइपलाइन बनाकर ड्रिप से पानी देने की योजना बनाई, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में यशस्वी हुई। मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 23% पहुँचा। फिर हमने रिवर कनेक्ट, नदी जोड़ प्रकल्प, क्योंकि कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, यहाँ पानी की गंभीर समस्या है। पहली बार हमने पानी के लिए रिवर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट किया। अभी कम से कम 17-30 प्रोजेक्ट थे, उसमें और 6-7 हमने ऐड किए। आज हमारे पास करीब 8 प्रोजेक्ट का DPR तैयार है। इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस को हमने अप्लाई किया है और नदी जोड़ प्रकल्प 3 लाख करोड़ के हम कभी भी शुरू कर सकते हैं और जिसके लिए हम जा रहे हैं। दूसरी बार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पानी का विवाद है। पाकिस्तान में जब पाकिस्तान और भारत निर्माण हुआ तो आधी नदियाँ, 3 नदियाँ भारत को मिली, 3 पाकिस्तान को मिली। हमारे नदियों का अधिकार का पानी जब पाकिस्तान जा रहा था तो पहली बार मैंने अभी 2 प्रोजेक्ट क्लियर किए और तीसरे की प्रोजेक्ट के पीछे लगा हूँ। ये पानी निश्चित रूप से हरियाणा और पंजाब का विवाद भी खत्म करेगा और राजस्थान को भी पानी देगा। यमुना पर हम 6 डैम बना रहे हैं। हम ये 6 डैम बनाने से यमुना का 160% पानी बढ़ जाएगा। दिल्ली का पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हाइड्रो पावर मिलेगी। पंचेश्वर करके हम नेपाल के साथ एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट करें, इसमें 6000 मेगावाट बिजली तैयार होगी, उसको हमने आगे लेके गए। तो पहली बार एग्रीकल्चर के विकास में पानी का संबंध है और पानी अब कैनाल के बजाय पाइप से ले जाकर ड्रिप के साथ उपयोग किया जाएगा तो किसानों का उत्पादन 3 गुना बढ़ेगा और पानी का यूज़ भी 3 गुना होगा। तो ये पहली बार हमारी सरकार ने, भारत सरकार स्पॉन्सर करके राज्यों को मदद कर रही है। 1,88,00,000 हेक्टेयर ज़मीन पानी के नीचे आएगी। दूसरी बात यह है कि अभी किसानों के लिए प्रायोरिटी सेक्टर में हमने इस साल 12 लाख करोड़ रुपए दिए हैं और उसमें कंसेशन इंटरेस्ट कॉस्ट में दिया है। कुछ राज्यों ने उनको कंसेशन ऐड करके किसानों को 0% पे क्रॉप लोन मिल रहे हैं। फिर उसके बाद सबसे बड़े हमने MSP की प्राइस बढ़ा दी और MSP की प्राइस बढ़ाकर जहाँ कम है वहाँ हम बैंक अकाउंट में किसानों के खाते में पैसा जमा कर रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र में देखा जाए तो 5 लाख पंप हमारे इलेक्ट्रिक के लिए वेटिंग लिस्ट पर थे, वो मिल गए। सोलर पंप लाया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए सब कुछ करने के बाद में भी क्राइसिस बहुत बड़ा है और ये 5 साल में एकदम क्राइसिस सॉल्व नहीं होगा। अब इसकी आवश्यकता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। हमने इथेनॉल निर्माण किया, 7 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट क्रूड ऑयल का है। हम इसमें के 2 लाख करोड़ किसानों को देना चाहते हैं। हमने हवाई जहाज बायो एविएशन फ्यूल पे चलाए, 26 जनवरी को चले, स्पाइस जेट का डेट, अभी वो नई भूमिका पॉलिसी आ रही। हमने इथेनॉल को पेट्रोल में ऐड किया, अब डीजल में ऐड करने की बात हो रही है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन इथेनॉल लाया ताकि एग्रीकल्चर को हम डाइवर्सिफाई करें अल्टरनेटिव फ्यूल के रूप में। तो मुझे लगता है जो नीतियाँ अपनाई है उसके परिणाम मिलने के लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ये क्राइसिस कोई 5 साल में रिजॉल्व हो सकता है, ये मैं दावा नहीं करता। मैं ये भी दावा नहीं करता कि आज के क्राइसिस में 100% सब प्रॉब्लम हम सॉल्व करके 100% सब सेटिस्फाई हो गए। सर मैं बताता हूँ मैं किस कंसर्न से सवाल पूछ रहा हूँ। शायद कहीं ना कहीं आप लोगों के निर्णय लेने में ये रहा है
कि जो दिखलाई पड़े ऐसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ों को खड़ा कर दो, गवर्नेंस के बोरिंग और कठिन काम बाद में होते रहेंगे, वो पैच वर्क से हम चला लेंगे। मैं आप ही की बातें बहुत ध्यान से सुनता रहा हूँ। आपने हमेशा कहा है कि प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट के बिना देश की तरक्की नहीं हो सकती, प्रोडक्शन बढ़ाए बगैर नहीं हो सकती, एक्सपोर्ट बढ़ाए बगैर नहीं हो सकती। लेकिन इस सरकार के दौरान जो प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत थी, जिस प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट की ज़रूरत थी, जो लैंड एक्विजिशन में हिम्मत दिखाने की बात थी, वहाँ भी आप लोग सहम करके पीछे चले गए। तो विकास की गति को चलाने के लिए आप लोगों ने प्राइवेट सेक्टर और लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम रखा। ऐसा लगा कि माई बाप सरकार है, खर्चा कर लेगी, विकास हो जाएगा। वहां सर बड़ी गलती हुई है 5 साल के दायरे में। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मेरी डिपार्टमेंट में मैंने 70,000 करोड़ का लैंड एक्विजिशन किया है। आपको इस बात का आश्चर्य लगेगा कि दिल्ली से मुंबई हम नया हाईवे बना रहे 1 लाख करोड़ का। ये ग्रीन हाईवे है। अगर हम लोग सूरत अहमदाबाद अलाइनमेंट नज़दीक लेते तो हमारी कॉस्ट 6 करोड़ रुपए पर हेक्टर आती। ये कॉस्ट आई है 80 लाख रुपए पर हेक्टर, क्योंकि बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरिया ऑफ राजस्थान, आंध्र, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, यानी ये निकलता है गुड़गांव से। सर आपके पहले का प्रोजेक्ट है और टाइम ओवर रन हो गया, कॉस्ट ओवर रन हो गया। कहाँ पे ये? दिल्ली बॉम्बे? नहीं, उल्टा ये इतना जल्दी, मुझे बताइए, आश्चर्य है। आप इसकी केस स्टडी करिए कि 1300-1350 किलोमीटर का 90% लैंड एक्विजिशन हो गया, 60% अवार्ड हो गए, और ढाई साल में रोड बनाने का काम है। हमने अवार्ड भी कर दिए सब काम, और काम भी शुरू हुए। ये तो मिरेकल है। आप केवल एक प्रोजेक्ट, ये इतना बड़ा देश का सबसे बड़ा हाईवे 1 लाख करोड़ का हाईवे है, आपको पता ही नहीं चला, चर्चा भी नहीं हुई कभी। कब एक्विजिशन हुआ, कब काम शुरू हुआ, कब टेंडर निकले। लेकिन आपसे एक आखिरी बार, जब मैंने आपका पिछली बार इंटरव्यू किया था तो उसमें आपने एक बड़ी मतलब तकलीफ की बात बताई थी। वो ये थी कि धौला कुआं का कंजेशन मैं सिर्फ इसलिए नहीं हटा पा रहा हूं कि मैं और पर्रिकर साहब 3 बार एफर्ट मार चुके, मौका मुआयना कर चुके कि उसका एक पिलर इनके कंपाउंड में आके गिरेगा। इस पर डिफेंस मिनिस्ट्री की ब्यूरोक्रेसी ने आपके काम को रोक करके रखा। ये फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस भी रहा। इसीलिए हमको लगता है कि आगे का मालूम नहीं आपको। प्रोजेक्ट आप इतने में दिल्ली में नहीं आए आए कि दिल्ली में? हर हफ्ते जाता हूँ सर। 8 दिन पहले मैंने धौला कुआं के फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया। 3 महीने में, हाँ 3 महीने में पूरा काम हो जाएगा। और आज ही मैं आया, अब धौला कुआं के ट्रैफिक में कोई फंसता नहीं। थोड़ा सा वहाँ काम चालू है। आप 3 महीने के बाद दिल्ली का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम को मुक्ति मिलेगी। हम जैसे आम लोगों की फ्लाइट मिस नहीं होगी। 100% हो गया। देखिए, प्रॉब्लम्स आती ही है। मैं अक्सर एक फिलोसॉफी को लोगों के सामने रखता हूँ कि प्रॉब्लम्स ऑब्वियस है, पर लीडरशिप के साथ उसका संबंध है। देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज, एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम। तो मैं प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी मानता हूँ और सॉल्व हो गए। बिल्कुल। सर, अब थोड़ा सा, चूंकि चुनाव पर अभी एक ही बहस चल रही है सब जगह कि कोई ये बता दे कि कितने नंबर किसको मिलने वाले हैं, तो सब कुछ अगर माप तौल करके देखें और मैं कहूँ कि संभवतः बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो सकती है, उसको मेजॉरिटी नहीं आएगी और करंट एनडीए भी मेजॉरिटी के मार्क से दूर रहेगा। तो ऐसे में आपको नए सहयोगियों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, पहली बात तो ऐसी कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी जितने जगह मिली थी उससे ज़्यादा जगह मिलेगी। 300 के ऊपर हम जाएंगे, हमारी एनडीए की मेजॉरिटी आएगी और मोदी जी ही देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। इस बारे में हमारे मन में कोई संशय नहीं है। ये आपको कहने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि मोदी जी ही अगले प्रधानमंत्री होंगे? भाई वही बनेंगे, वो तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वही हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और वही बनेंगे। लेकिन अगर बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों पर अगर कोई ऐसी नौबत आई कि निर्भरता बनी, तो जाहिर है कि सब लोग अपना अपना फिर वो एक लेन देन मांगते हैं, अपनी शर्तें रखते हैं। तो क्या एक ऐसी परिस्थिति नहीं बन सकती जिसमें कि सहयोगी, नए सहयोगी दल आपसे आके कहें आपकी पार्टी से कि भाई हम शर्त ये है हमारी, हम समर्थन देने को तैयार हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि नेता कौन बने वगैरह वगैरह पर हमसे रायशुमारी तो की जाए, हमसे बात तो की जाए। ये कहाँ चलते, इफ एंड बट्स की राजनीति कहाँ से है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ तो वैसा हुआ, वैसा होगा तो ऐसा होगा। इन सब बातों की जिम्मेदारी हमने आपके ऊपर रखी है। आपके रात के जो डिबेट्स है, हाँ, उसके लिए आप इसको चलाइए। जहाँ तक हमने जो कुछ काम किया है, 50 साल में नहीं हुआ वो काम 5 साल में किया है। उस आत्मविश्वास के आधार पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमको फुल मेजॉरिटी मिलेगी, हमारी सरकार आएगी
और निश्चित रूप से एनडीए को मेजोरिटी मिलेगी और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मुझे लगता है इसके बारे में हमारे मन में कोई संशय नहीं है। अपोजिशन के बारे में कोई नेशनल लेवल पर एक नेता, एक सिंबल, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो अभी नहीं दिख रहा है, बात सही है। कोई हिंदी सिनेमा का गाना था, हाँ, एक दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, लेकिन ऐसी हालत है। तब भी स्टेट लेवल पे एक अलायंसेस हैं जो शेप ले रही हैं। कांग्रेस जहां बहुत अपनी ऐतिहासिक गिरावट पे थी, वहां से उसमें भी इम्प्रूवमेंट है। तो अगर फाइनली चुनाव में जाते जाते, पोलिंग के दिन जाते जाते अगर ये करीब करीब ज़्यादातर सीटों पर 1-on-1 की परिस्थिति बन गई, तो ऐसे में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा ये? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि सिद्धांतों के आधार पर अलायंसेस होती है। जो अभी तक एक दूसरे को नमस्कार नहीं करते थे, एक दूसरे की तरफ हंसते नहीं थे, वो इकट्ठा हुए। तो इनके अलायंस के किंग मेकर सर, लेकिन ये तो दोनों तरफ होता है। नहीं, इसके किंग मेकर हम हैं। हाँ। हमारी ताकत के कारण उनको एहसास हुआ कि हम अकेले इनको हरा नहीं सकते। इस डर के कारण वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो मुझे लगता है इट इज़ ऑब्वियस, पॉलिटिक्स में चलता है। पर देश की जनता स्थिर सरकार चाहती है, क्योंकि अभी तक इनका नेता तय नहीं हुआ, इनका प्रधानमंत्री कौन होगा ये नाम तय नहीं हुआ। तो ये कहाँ से चुनाव लोग इनको वोट देंगे? इनकी तो यूनैनिमिटी नहीं है नेता के ऊपर, इनका कार्यक्रम, इकोनॉमिक पॉलिसी पर एक वाक्यता नहीं है। और अगर नहीं तो ऐसा ही हुआ, अगर ये एक दूसरे के पैर खींचते रहेंगे तो देश के बिल्कुल सत्यानाश होगा। इसलिए देश की जनता स्टेबल गवर्नमेंट चाहती है, स्थिर सरकार चाहती है, और स्थिर सरकार एनडीए ही दे सकती है। ये लोगों के मन में विश्वास है और इसी के आधार पर हम ही चुनाव जीतेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सर, एक थोड़ा सा सीरियस प्रश्न है, क्योंकि उस पर सबको पता है कि आप संघ के स्वयंसेवक हैं, कमिटेड हैं। बावजूद इसके बहुत सारे लोगों को एक चिंता है कि जिस प्रकार का पब्लिक विमर्श अब चला है, जिस प्रकार की कर्कशता है और कुछ चीज़ों पर शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी है, उसको हम लोग मामूली घटनाएं कह करके डिसमिस करते हैं। वो एक कश्मीरी गरीब बेरोज़गार आदमी जो रेहड़ी लगा रहा है लखनऊ में, उसकी पिटाई से लेकर के, लव जिहाद से लेकर के, एंटी रोमियो स्क्वाड से लेकर के, बीफ के मामले पर किसी मासूम हिंदुस्तानी की पिटाई और हत्या तक, और आजकल गुनहगार अपना वीडियो भी खुद बनाते हैं। सर, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ये सिंडिकेट है, ये अपना करियर बनाने के लिए लोग करते हैं। ऐसे में स्टेट पावर बहुत मजबूती से उनके ऊपर आकर के उनकी पिटाई करनी चाहिए। वहाँ पर एक मौन का मतलब होता है स्वीकृति। 5 साल हमने एक बहुत ही अजीब सा डर का माहौल भी देखा है। देखिए, पहले तो मैं आपके बात से सहमत नहीं हूँ। ये पूरी घटनाएं दुखद है, निषेधार्ह है, और ऐसे करने वाले कोई भी लोग होंगे उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने की हमारी सरकार की नीति है। इसलिए सवाल ही नहीं उठता इसको सपोर्ट करना या मौन रूप से उसको सम्मति देना। पर मैं दूसरा सवाल आपको पूछना चाहता हूँ, ये घटना करने वालों का कोई संबंध बीजेपी और आरएसएस के साथ है? मैं आप मीडिया के कुछ सेक्शन ऑफ मीडिया को एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इन घटनाओं का बिल हमारे नाम से क्यों फाड़ते हो? कोई भी भगवे कपड़े पहनकर उसको टीवी पे खड़ा कर देते हो, उल्टा सील्टा बोलता है और हमारे नाम पे चढ़ा देते हो। ये कौन सा न्याय है? और जबकि हमारा इसके साथ कोई संबंध नहीं है, ना आरएसएस का है, ना बीजेपी का है, ना किसी का है। हम लोग इन घटनाओं को बिल्कुल विरोध करते हैं, इसके विरोध में खड़े हैं। कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, यही बात हम कहते हुए आगे आए हैं। पर मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, क्या 50-60 साल कांग्रेस का राज रहा तब ऐसी घटनाएं नहीं हुई? तब ये घटना, मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल सही विषय जी, आपको पूछता हूँ, मैं थोड़ा सा, आप नाराज मत होइए, पर आप जैसे मीडिया वालों को कैटगरी में खड़ा करके आपके दिल पे हाथ रखकर मुझे जवाब दो। क्या ये अलग अलग पार्टियों के सरकार, ये समाज की दुखद घटना है, ये निषेधार्ह है, इसको सपोर्ट करने का सवाल नहीं उठता। पर ये आज नहीं हो रही, ये देश में पिछले अनेक सालों से होती है, रिएक्शन देते हैं लोग। ये अच्छी बात नहीं है, ये निषेधार्ह है। पर इसका बिल बीजेपी और आरएसएस के नाम से फाड़ना और हमारे गले में लटकाकर जातिवादी और सांप्रदायिक, और फिर आगे जाकर कहना कि इनके राज में ये असुरक्षित है, ये असुरक्षित है, ये असुरक्षित है, करके हमारे खिलाफ एक पॉलिटिकल एजेंडा तैयार करना, ये कौन सी बात है? आप सर अपोजिशन और मीडिया को इतना षड्यंत्र कर पाने के लिए बहुत ज़्यादा क्रेडिट तो नहीं दे रहे हैं, उनके बस की कहाँ है ये सब करना? नहीं होता है। मैं बीजेपी का अध्यक्ष था, कोई भी टीवी पर आता था, मैं बोलता था ये कौन है महिला भगवे कपड़े पहने हुए? पुलिस का हमारा कोई संबंध नहीं। आपके लोग बाहर बाजार में ढूंढते रहते हैं,
किसी को ऐसे उठपटांग व्यक्ति को पकड़ते, भगवे कपड़े पहनकर रखवा देते, 1 घंटा चर्चा होती है, उल्टा सीधा नहीं होता। लेकिन जैसा आपने कहा कि इसका निषेध करना ये ज्यादा जरूरी होता है, मॉरल लीडरशिप उससे। मैं ऑफिशियली बता रहा हूँ, ये पूरी घटनाएं निषेधार्ह है। ये घटनाएं जो करेंगे उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने की नीति सरकार की है, किसी के साथ कोई सहानुभूति रखी नहीं जाएगी। और तीसरी बात, इन घटनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का, हमारे विचार परिवार का कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल, हम बिल्कुल इस बात को पसंद नहीं करते। एक थोड़ा सा विषयांतर करते हैं, क्योंकि वो आपके मित्र हैं। पहले उन्होंने बताया कि वो चुनाव लड़ेंगे, फिर कहा कि नहीं लड़ेंगे क्योंकि परिवार के 2-3 आदमी लड़ रहे हैं, और अब उसकी एक सिग्नलिंग है। मैं शरद पवार साहब की बात कर रहा हूँ, उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं आप? भाई, जब 2-2, 3-3 लोग लड़ रहे तो चौथा भी लड़ लें। शायद मुझे लगता है कि उनको हमारे राजनीतिक स्थिति का आकलन हो गया, और इस बार का चुनाव जीतना शायद कठिन है, इसलिए शायद वो विड्रॉ हुए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो इसको अगर मैं यूं ट्विस्ट करके पूछूं कि राजनीतिक स्थिति का आकलन आपको भी इसलिए बिल्कुल ठीक हुआ क्योंकि शिवसेना से लगातार झगड़े के बाद आपने बहुत प्यार मोहब्बत से उनसे फिर गठबंधन बना लिया है। ये मजाक की बात, मैं बिहार में था तो लालू यादव रामविलास पासवान जी को मौसम विभाग बोलते थे। पर एक बात पक्की है कि राजनीतिक मौसम विभाग के सबसे बड़े एक्सपर्ट अगर कोई है, तज्ञ कोई है, तो वो शरद पवार साहब है। और जब वो विड्रॉ हो रहे, इसका मतलब मौसम किस दिशा में जा रहा है, इसका वो इंडिकेशन है, ऐसा मैं समझता हूँ। पवार साहब ये मौसम देख के कर रहे हैं, या कुछ लोग तो कहते हैं कि पवार साहब से आप लोगों की दोस्ती बहुत ज़्यादा है, जुगलबंदी है? नहीं, उन्होंने तो लाइन ले ली है, वो पूरे हमारे विरोध में है। देखिए, उनके साथ ये कहना भी अन्याय होगा। ऑन अ सीरियस नोट सर, महाराष्ट्र के बारे में आप और थोड़ा समझाएं, क्योंकि हमको ये लगता है कि दलित का विषय, मराठा पॉलिटिक्स उसमें मिला ले, और एग्रेरियन क्राइसिस, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो ग्रास रूट पर आपके समर्थन में संकेत दिखते नहीं हैं बहुत सारे लोगों को। ये 3 चीज़ें आपके खिलाफ। केवल मेरे विभाग ने सिंचाई के क्षेत्र में महाराष्ट्र सरकार के 108 प्रोजेक्ट बड़ी राजा योजना में और करीब 27 प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में करके ये 1 साल में पूरे होंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। तो महाराष्ट्र का सिंचाई 48% बढ़ेगा, जो 18 से 20% है। क्या ये देवेंद्र फडणवीस की सरकार की ये इसके लिए ये उनकी प्रगति नहीं है? अब एक बात है कि महाराष्ट्र में पानी की समस्या काफ़ी गंभीर है, आज नहीं है, 50 साल से, 60 साल से, और इसलिए आने वाले समय में क्राइसिस है। पर जिस प्रकार से कर्जा माफ़ी की, मुझे बताइए, दमनगंगा पिंजर, ये गुजरात के साथ अभी केवल साइन बाकी है। ये प्रोजेक्ट हो जाएगा तो गोदावरी के साथ जितने डैम्स हैं जायकवाड़ी से लेकर सब भरे जाएंगे 100%। और नासिक, मालेगांव, धुले, नंदुरबार, अहमदनगर और पूरा मराठवाड़ा पानी की समस्या सुलझाई जाएगी। तापी, नार, नर्मदा को मैंने स्वीकृति दी है, दोनों प्रोजेक्ट तैयार है। मुझे क्या लगता है कि देखिए, पहली बार ऐसे इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पर हमने निर्णय किया है कि जिसके परिणाम मिलने के लिए थोड़ा समय लगेगा। अब देवेंद्र जी ने देखो, समृद्धि महामार्ग का निर्माण कार्य करने के टेंडर निकाले, काम शुरू हो गया। आज महाराष्ट्र में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रही है। एग्रीकल्चर क्राइसिस है क्या? कोई अगर सरकार बदल जाएगी तो क्या एग्रीकल्चर क्राइसिस सुलझने वाला है क्या? कुछ बातें ऐसी होती है जिसका इमीडिएट सोल्यूशन होता है, कुछ बातें ऐसी होती है जिसका मिड टर्म सोल्यूशन होता है, कुछ बातें ऐसी उसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होता है। जो 50-60 साल तक गलत नीतियाँ कांग्रेस पार्टी ने अपनाई है, उसके ये फ्रूट्स है। और आप ये उम्मीद करते हो कि 5 साल में हम सब चमत्कार करके जाएंगे। ना हम क्लेम कर रहे हैं, हम इतना ही कह रहे हैं कि पहले की तुलना में काफ़ी प्रगति हुई है, पर और काम ज़्यादा करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और इसलिए आप हमको इस बार और अवसर दो, हम इस परिस्थितियों को बदलेंगे, बदल के रखेंगे, ये विश्वास जनता को दे रहे हैं। बिल्कुल सर, मार्च अप्रैल का जो वक्त होता है उसमें हम लोगों का एनुअल अप्रेजल होता है, तो आप जैसे मेरे लिए शुभकामना दे सकते हैं कि भाई आपका प्रमोशन हो। आपका भी अप्रेजल का वक्त है, मैं भी आपको शुभकामना दे सकता हूं कि आपका प्रमोशन हो। अब मेरा क्या प्रमोशन हो गया? देखिए, आप तो मेरे को 15-20 साल से जानते हो, मैं कोई व्यावसायिक राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, मैं कन्विक्शन ओरिएंटेड राजनीतिज्ञ हूँ। और मेरी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब मैं राजनीति में इमरजेंसी में आया, इमरजेंसी नहीं आती तो शायद नहीं आता। मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। मैं अपने देश के लिए, समाज के लिए, गरीब के लिए कुछ करूँ। मैं हमारे यहाँ मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में सेवा प्रकल्प, विकास प्रकल्प करता हूँ।
1100 स्कूल चला तो एकल विद्यालय, मैंने 8000 हार्ट के ऑपरेशंस किए हैं, 700-800 लोगों को पैर लगा दिए। मुझे बड़ा आनंद आता है। अभी मैं एग्रीकल्चर में काम कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम कर रहा हूँ, बायोफ्यूल में काम कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा कन्विक्शन ओरिएंटेड हूँ और मुझे लगता है कि देश और समाज की परिस्थिति को बदलना, यही हमारा प्रमोशन है, यही हमारा चैलेंज है और यही हमारा प्रोग्राम है, यही हमारा मिशन है। अगर लोगों को राहत देने में मेरे डिपार्टमेंट में, जिसमें गंगा है, मुझे बताइए कितनी खुशी। मैंने जिस दिन कुंभ में स्नान किया और साधु संतों ने मुझे आशीर्वाद दिए, जबकि मैंने 26,000 करोड़ के कार्य शुरू किए हैं गंगा में, नमामि गंगे में, केवल 30% पूरे हुए। गंगा अविरल भी थी, निर्मल भी थी और इतनी लोगों में खुशी थी, इतना आशीर्वाद दिया, जबकि केवल 30% काम हुआ है। मैंने कहा, उनको आश्वासन दिया कि अगले मार्च एंड होने के पहले 100% गंगा अविरल होगी, निर्मल होगी। मेरा प्रमोशन हो गया, गंगा अच्छी हुई। अभी मैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को जोड़ने वाले नए रोड बना रहा हूँ 12,000 करोड़ के। वो लगभग आधा काम पूरा हो गया। अगर जिस दिन पूरा होगा तो साल भर कभी भी आप जा सकोगे। मुझे प्रमोशन मिल गया। मैं मानस सरोवर का रोड बना रहा हूँ पिथौरागढ़ से हिंदुस्तान से जाने के लिए। 70% हुआ, कठिन है, इतने जल्दी नहीं हो पाएगा, वो कठिन है काम। अगर वो हो जाएगा तो मेरा प्रमोशन हुआ। मैं मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे बनाऊंगा 1 लाख करोड़ का। देश में एक भी हाईवे नहीं था एक्सप्रेस हाईवे। आप चाहें तो सर अपनी लिस्ट में मेरा होम टाउन साहिबगंज भी जोड़ सकते हैं। साहिबगंज में मल्टी मॉडल हब तैयार हुआ। मुझे बताओ, आपने कभी इमेजिन किया था कि गंगा में साहिबगंज ये झारखंड के ग्रोथ इंजन बनेगा? बिल्कुल। वहाँ तो मल्टी मॉडल हब बन रहा है। हाँ, इसीलिए मैंने आपको बिल्कुल उसके लिए, हल्दिया में बन रहा है। अभी आप तो मैंने प्रयागराज तक, वाराणसी भी मैंने ड्रेजिंग कर दिया। हमने अपने ब्रह्मपुत्रा में कर लिया। मैंने बांग्लादेश में जाकर ये मुंगली और चितगांव पोर्ट जाने, वहाँ भी 250 करोड़ खर्चा कर ड्रेजिंग। मैंने एक मोटा मोटा हिसाब लगाया। एक मामले में आपने प्रधानमंत्री जी का रिकॉर्ड तोड़ा है। पिछले 1 महीने में आपने उनसे ज़्यादा शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं। क्योंकि मेरा प्रॉब्लम है कि हर एक तो एमपी ने मुझे कहा कि आप नहीं आओगे तो मैं सुसाइड करूंगा। अब मैं सबकी मांग पूरी करते करते घूमता रहा 15 दिन। तो हर आदमी चाहता है कि अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जो काम है उसका लोकार्पण हो, उसका शिलान्यास हो, ताकि उसका क्रेडिट उसको मिले। तो मैंने इस बार मैं इस एक ही 8 दिन में मैंने 3 लाख करोड़ के शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं। और मैं पुगलिया जी आपको बताऊंगा, मुझे मालूम नहीं, अंदाजन बता रहा हूँ, मैंने मेरे डिपार्टमेंट में 12 से 15 लाख करोड़ के काम मेरे 5 साल में किए। और इसमें पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। ये बात जरूर है कि पीपीपी को जितना रिस्पॉन्स है उतना रोड सेक्टर में नहीं मिल रहा। पर आप मान लो, आप सागरमाला में जो 16 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, उसमें से अभी हमने 5 लाख करोड़ के कार्यों को ऑर्डर दे दिया। 65,000 करोड़ के काम पूरे कर लिए। सब पोर्ट दे आर इन गुड प्रॉफिट्स। तो हमने पूरे शिपिंग को सुधारा। इनलैंड वाटरवेज के 10 प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। ये देखिए कि इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और सभी लाकर हमारे देश को हम संपन्न कैसे करें, नए नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके रोजगार कैसे निर्माण करें और देश की इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करें। देखो, लॉजिस्टिक कॉस्ट 18% है। मेरा प्रयास है कि 12% हो जाए। चाइना में 49% गुड्स ट्रैफिक वाटर पे चलता है। हमारे देश में मुश्किल से 5-7% चलता है। अब पहली बार हमने गंगा का वाटरवेज खोला, समुद्र में काम शुरू कर दिया। मैं तो आपको मुंबई करके बताना चाह रहा हूँ कि नया एयरपोर्ट बन रहा है। वो बनने के पहले मुंबई के किसी भी दिशा से समुद्र में बैठकर आप 17 मिनट के अंदर पानी से वाटर टैक्सी लेकर आप एयरपोर्ट पहुंचोगे। हमने टेक्निकल और आर्थिक रिपोर्ट भी आपने वाटर टैक्सी का कहा तो फिर एक शरारत वाला क्वेश्चन है, उस सी प्लेन की सर्विस चल रही है क्या? बिल्कुल, उसके बारे में सब रूल्स एंड रेगुलेशन फाइनल हुए हैं। अब आपके सहयोग की आवश्यकता है। अगर कोई सी प्लेन, एमपीवीएस सी प्लेन लेना चाहता है तो ऑल परमिशंस, एवरीथिंग इज ओपन। नाउ इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करे और शुरू करें। बिल्कुल ठीक है सर, आपने आज हमारे लिए बहुत वक्त निकाला, आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपका बहुत शुक्रिया। और फिर भी आपको आपके प्रमोशन के लिए शुभकामना तो मैं दूंगा ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।